एक बार फिर से आपको स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और बात करेंगे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी पार्टी को एक बहुत बड़ा धक्का बीते दिन लगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा बीते दिन सामने आते हैं। जो भी कुछ चल रहा था उसके बाद में एक बड़ा निर्णय लिया गया। राज्यसभा के 10 सांसदों में से आम आदमी पार्टी के 7 ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसमें राघव चड्ढा भी शामिल रहे। ऐसे में अब कैसे मोर्चा खोल दिया गया है आपके द्वारा बीजेपी के खिलाफ, आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के प्रचार के बीच शुक्रवार को दिल्ली की राजधानी दिल्ली में बड़ी सियासी घटना देखने को मिली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राजनीतिक चोट मिली। कभी उनकी पार्टी का चेहरा रहे राघव चड्ढा समेत राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने अपने नेता का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस पार्टी से दूर जा रहा हूं। जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। अपने राज्यसभा के 7 सांसदों का साथ छोड़े जाने के बाद तिलमिलाई आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का बड़ा आरोप लगाया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप नेता संजय सिंह के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी जिहड़ी है ਉਹ इथों जित ਤਾਂ सकती नहीं, पर तिकड़मबाजियां बहुत करती है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ बीजेपी ने गदारी की है पंजाबियों नाल कि साडे राज सभा के कुछ मैंबरां नूं उन्होंने अपने वल बुला लिया, क्योंकि उन्होंने को बीजेपी को अपना कुछ है नहीं, अपना तो बेस है नहीं पंजाब च उन्होंने बिल्कुल भी। आम आदमी पार्टी में इस टूट के बाद कांग्रेस ने तो अरविंद केजरीवाल को ही निशाने पर ले लिया और फिर से आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया। एक पोर्टल पे लाया जाता है। केजरीवाल जी भी विवेकानंद फाउंडेशन बैठने वाले लोग हैं। उस फाउंडेशन में बाबा रामदेव भी बैठे हैं और जो लोग हैं वो लोग बैठे हैं, वही लोग आंदोलन की शुरुआत किए हैं। ये वहीं से निकला हुआ है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है और ओरिजिनल पार्टी में लोग जा रहे हैं। आपके 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी पर विरोधियों ने जो मोर्चा खोल दिया था, उस पर बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। मैं तो 7 लोगों के साहस को तारीफ करना चाहता हूं और ये एक अच्छी बात हुई है कि भाई बर्दाश्त करने की भी एक सीमा है। तो जो 7 लोग आए हैं, भाजपा में उनका विलय भी हुआ है, पार्टी बनाई उन्होंने, और मैं समझता हूं कि अब वो खुल करके अपना कार्य करें समाज हित में। वहीं आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का साथ छोड़ चुके सांसदों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर केजरीवाल की पार्टी राज्यसभा के सभापति को खत लिखने वाली है, जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक की राज्यसभा की सदस्यता अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी। पार्टी का मानना है कि ये संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है। बड़ी खबर
बंगाल से आपको बताते हैं, जहां पर दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार हो रहे हैं और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही हैं। अमित शाह की जहां पर आज 2 रैलियां हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 2 रैलियों को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार करते हुए पश्चिम बंगाल में नजर आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की भी आज 3 रैलियां होने जा रही हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की 2 रैलियां और 2 रोड शो होंगे। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार के लिए अब जब 3 दिन का वक्त रह गया है, ऐसे में बंगाल में विपक्षी बीजेपी ने चुनावी मिशन को तेज कर दिया है। पार्टी के अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दीदी के इलाके में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी सभाओं की बात करें तो सबसे पहले वो दोपहर 2:15 पर जमालपुर में जनसभा करेंगे। फिर दोपहर 3:45 पर हावड़ा ग्रामीण में एक रैली करेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे शिवपुर हावड़ा और शाम 6:15 पर टॉलीगंज जादवपुर क्षेत्र में रोड शो करेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री योगी दोपहर 12:40 पर नादिया, दोपहर 1:45 पर पूर्व बर्धमान और दोपहर 3:10 पर नॉर्थ 24 परगना में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले फर्स्ट फेज में हुए बम्पर मतदान को लेकर टीएमसी और बीजेपी ने अपने पक्ष में बहुमत का दावा किया है। 21 मिलेছে, 24 मिलेছে, 26 मिलবে। আমি আপনাদের বলে দিয়ে যাচ্ছি, তৃণমূল কংগ্রেস কাল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह के दावों में कितना दम है, इसका पता तो चुनावी नतीजे यानी 4 मई को ही लगेगा। लेकिन राज्य में पहले चरण के चुनाव में जिस तरह से 90% से अधिक मतदान हुआ है, वो हर किसी के लिए जोश बढ़ाने वाला है। चाहे वो राजनीतिक दल हो, चुनाव आयोग हो या बंगाल के वोटर, सभी जोश में हैं। बता दें कि 29 अप्रैल को आखिरी चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर ममता बनर्जी सामने आती हैं और उसके बाद उनके द्वारा एक प्रतिज्ञा ले ली गई है। दरअसल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चुनावी सभा के दौरान एक तरीके से डायरेक्ट अटैक की दिल्ली से बीजेपी को हटाकर रहेंगे। पश्चिम बंगाल में अंतिम दौर के प्रचार के दिन सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला और तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री दीदी ने एक चुनावी सभा में बीजेपी को दिल्ली में हराने के लिए बड़ी सियासी प्रतिज्ञा कर ली है। देखो, कोनो तुम्हादेर क्षमता नहीं आमादेर परास्त करबार, एटा जेने रेखो। आमरा अन्याय बिरुद्धे लड़ाई करी, अधिकारेर जन्य लड़ाई करी। আর বাংলায় আমি জন্মেছি, এই বাংলায় আমার মৃত্যু হবে। আমি তোমাদের দিল্লি দখল করবই। বাংলা দখল করার পরে সব দলকে নিয়ে আমি চেয়ার চাই না, কিন্তু আমি চাই দিল্লিতে বিজেপির বিনাশ। বাংলায় তো বিনাশ হবেও, দিল্লি থেকেও বিজেপি हटाते হবে। तो दीदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी भी अपनी रैलियों में ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। शायद कोई मुसलमान भी मुख्यमंत्री बन सकता है, जैसे वाईसी ने आवाज उठा दिया चीफ मिनिस्टर चाहिए, हुमायूं ने आवाज उठा दिया मुझे डिप्टी सीएम चाहिए। जनता बहुत भयभीत है और ममता बनर्जी जिस तरीके से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का कोशिश कर रहा है, जिसे दुर्गा पूजा से काली पूजा से लेकर रामनवमी से जिस तरीके से तुष्टीकरण का राजनीति का मासूल हिंदू जनता को देना पड़ रहा है, इसलिए इस बार ये सब बड़ा मुद्दा है। इस बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बंगाल में लास्ट फेज के इलेक्शन के लिए प्रचार करते नजर आएंगे।
राहुल गांधी की आज मैराथन 3 रैलियां हैं। सबसे पहले राहुल दोपहर 3 बजे हुगली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर राहुल की शाम 4:45 पर कोलकाता के शहीद मीनार पर दूसरी रैली और आखिर में शाम 5:45 पर साउथ 24 परगना में वो जनसभा करेंगे। कांग्रेस जो इस बार अकेले दम पर बंगाल का चुनाव लड़ रही है, उनके नेता भी ममता बनर्जी पर हमला करने में पीछे नहीं हैं। बंगाल में चुनाव खत्म होते ही फिर दंगा फसाद खून बहाने की सिलसिला शुरू हो जाएगी। ये मैं नहीं, सब मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं, खुद गवाह मुख्यमंत्री की है कि वो कहते हैं कि चुनाव सब खत्म होने दो, नतीजा निकलने के दो, उसके बाद सारे बंगाल में फिर नए तरीके से हिंसा खून खराबा की माहौल पैदा किया जाएगा। बंगाल के मुख्यमंत्री खुद ये धमकी दे रही है। बता दें कि बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनके विरोधियों ने हमला तेज कर दिया है। बंगाल से बड़ी खबर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की करते हैं, क्योंकि विपक्ष के निशाने पर लगातार वो बने हुए हैं। और ऐसे में हिमंता की तरफ से ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की बात कही गई है और जैसे ही बयान उनकी तरफ से दिया जाता है तो अखिलेश यादव की तरफ से कैसे तीखा प्रहार किया जाता है, देखिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग क्यों की, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने असम के सीएम और मुख्य चुनाव आयुक्त पर तंज कसा है। कौन कह रहा, क्या मिलना चाहिए और किसने कहा? मैं ये कहता हूं दोनों लोगों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। किस पार्टी के हैं वो जो मांग रहे हैं भारत रत्न के लिए? तो मैं ये अपील करता हूं कि दोनों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अब सीएम हिमंता का वो बयान भी सुन लीजिए जिस पर ये सियासी बवाल मचा है। ने आज कहा है निर्वाचन कमिश्नर गणेश कुमार को पद्म भूषण पुरस्कार देना चाहिए। मेरा हिसाब से तो भारत रत्न, जो एसआईआर में इतना अच्छा काम किया है, ज्ञानेश कुमार को तो देश भूल नहीं सकता है। मैं तो चुनाव के बाद असम में भी एसआईआर के लिए निमंत्रण करता हूं और ज्ञानेश कुमार सचमुच ऐसा एक सीईसी है, उनको जितना सम्मान दिया जाए कम होगा। बता दें कि ये पूरा सियासी घमासान कपिल सिब्बल के ज्ञानेश कुमार को पद्म विभूषण देने की मांग के बाद आया, जिस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तो बात करते हैं नारी शक्ति वंदन विधेयक की, जिसको लेकर डिंपल यादव और अपर्णा यादव आमने सामने आ गए हैं। दरअसल डिंपल यादव ने सरकार के ऊपर गुमराह करने के आरोप लगा दिए हैं, तो वहीं अपर्णा यादव के द्वारा रवैये के ऊपर सवाल कैसे खड़े किए गए सरकार के, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। भ्रम जो फैलाया जा रहा है, जो भूमिका बनाई जा रही है, ये केवल इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो उसमें से ज्यादातर राज्य वो हार रहे हैं। तो इसीलिए वो एक नया जब जब चुनाव होंगे आपको ये देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक नया शगुफा लेके आती है। जिस विपक्ष ने 96 से इस बिल का जो है समर्थन नहीं किया और सारी महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम किया है, मैं सबसे कहना चाहती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रोद्बोधन को पुनः पुनः सुने ये विपक्षी, और उन्होंने जो कहा है कि वो रुकेगा नहीं उनका सफर, ये थमेगा नहीं उनका ये सफर, और प्रधानमंत्री जी इस बिल को दोबारा फ्लोर करके फिर से पास कराने का प्रयास करेंगे, जो उन्होंने पूरी तरह से पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहा है। अब आपको बिहार के गया जी की तस्वीर। हिंदी और मराठी भाषा को लेकर कई सारे विवाद बढ़ते हुए नजर आए महाराष्ट्र के अंदर। अब एक बार फिर से ये पूरा मुद्दा गर्माता हुआ देखा जा रहा है और इसके पीछे वजह है एक बड़ा फैसला जो लिया गया है। और ये बड़ा फैसला ये लिया गया है कि ऑटो वालों को मराठी सिखाई जाएगी। 1 मई से इसे अनिवार्य किया जा रहा है। लेकिन कैसे शिंदे गुट के नेता आमने सामने आ गए, आप देखिए इस रिपोर्ट में। मराठी के समर्थन में इस नारेबाजी और हंगामे से एक बार फिर महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी का विवाद गहरा गया है। दरअसल ये पूरा विवाद इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि 1 मई से महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों के लिए मराठी बोलना जरूरी होगा।
लेकिन महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के इस फैसले का विरोध खुद उनके दल के नेता संजय निरुपम ने किया है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पर सरकार का स्टैंड क्लियर किया। मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पर मराठी का आग्रह होना, मराठी को प्राथमिकता दो कहना, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार की भूमिका ये होगी कि इस प्रकार से विवाद न हो। जो हमारे यहाँ पर ऑटो चालक है या जो टैक्सी चालक है, इनमें से जिनको मराठी नहीं आता उनको हम मराठी सिखाएंगे, क्योंकि देश में जोर जबरदस्ती करके किसी प्रकार से भाषा के नाम पर हिंसा करना ये हमको मंजूर नहीं है। इसलिए उनको हम निश्चित रूप से मराठी सिखाएंगे। देवेंद्र फडणवीस मराठी सिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मन से यानी राज ठाकरे के दल के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और शिवसेना शिंदे गुट के नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जब मुंबई के दहिसर में संजय निरुपम ऑटो ड्राइवर से बातचीत करने पहुंचे, तभी वहां बवाल हो गया और राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने निरुपम का कड़ा विरोध किया और उनके खिलाफ हंगामा करने लगे। दरअसल संजय निरुपम ने चिट्ठी लिखकर सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। अगर किसी गरीब ऑटो वाले, टैक्सी वाले के पास मान लो वो मराठी के ज्ञान में फेल हो गया, तो क्या उसका धंधा छीन लेंगे उससे? आराम से भैया, क्या उसका धंधा छीन लेंगे, उसका परमिट रद्द कर देंगे? तो मैंने चिट्ठी लिखी है अपने मंत्री, अपनी पार्टी के मंत्री को, प्रताप सरनाईक जी को, कि बिल्कुल आप मराठी भाषा का आग्रह रखिए, मैं इस बात से सहमत हूं और होना चाहिए। लेकिन आपने जो ये आग्रह रखा है कि 1 मई के बाद आरटीओ वाले सबका टेस्ट लेंगे और टेस्ट में जो फेल होगा उसका हम परमिट रद्द कर देंगे, मैंने कहा ये थोड़ा सा गलत है। महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में भाषा को लेकर विवाद काफी पुराना है। आए दिन मराठी बोलने को लेकर बवाल के कई वीडियो सामने आते हैं। इस बीच सरकार ने जो ऑटो और टैक्सी ड्राइवर के लिए मराठी बोलना जरूरी किया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि इसमें अधिकारी ये चेक करेंगे कि ड्राइवर मराठी पढ़ और लिख सकते हैं या नहीं, और जो चालक ये जरूरत पूरी नहीं कर पाते हैं उनके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं। इसका महाराष्ट्र में रहने वाले नॉन मराठी लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। श्रुतिका, हम दोनों तो ये शो रोज करते हैं और हम ये महसूस भी कर पा रहे हैं कैसे, क्योंकि हम बाहर से शो करते हैं कि कितनी जो गर्मी है वो आजकल बढ़ गई है। बिल्कुल, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है साक्षी, और ऐसा लग रहा है कि भट्टी के अंदर बैठे हुए हैं। और खास करके अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, हम इस समय नोएडा में मौजूद हैं, यहाँ पर तो तापमान हर घंटे के साथ में बढ़ रहा है। सुबह सुबह ही इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि हर व्यक्ति परेशान नजर आता है। और ऐसे में क्या क्या मौसम को लेकर अपडेट आ रहे हैं, कैसे हीट वेव चलने वाली है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भले ही अप्रैल अभी खत्म नहीं हुआ है कि हालात जून जैसी चिलचिलाती गर्मी के हो गए हैं। लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। नॉर्थ, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई राज्यों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऊपर चला गया है, जबकि कुछ शहरों में तो पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते शुक्रवार को यूपी के प्रयागराज में 45.2 डिग्री सेल्सियस और ओडिशा के झारसुगुड़ा में तापमान 44.6 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके बाद ये दोनों शहर देश के सबसे गर्म शहरों में से एक रहे। वाराणसी में पारा 44.3 डिग्री, तो वहीं सुल्तानपुर में 43.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में टेम्परेचर 43.7 रहा, जबकि महाराष्ट्र के अकोला में 43.6 डिग्री पर टिका रहा। दिल्ली में भयंकर गर्मी के बीच सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और दिल्ली वासियों के लिए हीट वेव एक्शन प्लान 2026 का ऐलान किया गया है। इस एक्शन प्लान के तहत अस्पतालों में खास कूल रूम की शुरुआत,
हीट वेव मरीजों के लिए अस्पतालों में अलग बेड, पब्लिक प्लेसेस पर ठंडा पानी या वाटर कूलर। दिल्ली के स्कूलों में वाटर बेल की शुरुआत, हर 45 मिनट पर बच्चों के पानी पीने के लिए घंटी, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक, जरूरत पड़ने पर स्कूलों में बटेंगे ORS पैकेट, 300 से ज्यादा हेल्थ सेंटर ORS और आइस पैक से लैस। 2 मई को दिल्ली के सभी स्कूलों को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के पास अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी है, जो कि IMD द्वारा जारी हीट वेव एक्शन प्लान के तहत दी गई है, क्योंकि हर एक बच्चा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के अलावा ओडिशा सरकार ने गर्मी से निपटने के लिए कई गाइडलाइंस जारी की हैं और इसके साथ ही ओडिशा में सभी बच्चों के स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। बिहार के पटना में अभी पारा 42 डिग्री तक ही पहुंचा है, लेकिन लोगों का बाहर निकलना दूभर हो गया है। IMD के मुताबिक अप्रैल से जून तक कई राज्यों में गर्मी सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका है। ईस्ट यूपी, ओडिशा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लू चलने की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई है और डॉक्टर्स लोगों को दोपहर में ना निकलने, खूब पानी पीने, सूती कपड़े पहनने की सलाह दे रहे हैं।